नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर के बाजार में मांग साल भर बनी रहने के कारण प्रदेश के किसान भाई इसकी खेती वर्ष भर करने लगे हैं। और जो किसान भाई इस समय टमाटर की खेती करना चाहते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे आपको टमाटर की फसल से अधिक उपज मिल सके, इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर लालू प्रसाद यादव से। टमाटर आज की मुख्य फसल है और इसको हर सब्जी में हर तरह से इसको काम में लिया जाता है। इसको सलाद के रूप में भी काम में लिया जाता है। बहुत सारे इसके प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार होते हैं। बहुत सारी जगह इसको काम में लिया जाता है और हमारा शरीर भी इसको खाने से स्वस्थ रहता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। टमाटर की खेती साल में 2 बार कर सकते हैं। साल भर खेती करने के लिए हम इसको ऑफ सीजन में लगाने के लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी, संरक्षित खेती भी इसको काम में ले सकते हैं करने के लिए। आज के समय में टमाटर की कई प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसका चयन कर किसान इसकी खेती करे तो भरपूर पैदावार मिलेगी। तो एक नजर डालते हैं टमाटर की उन्नत किस्मों पर। इसमें मुख्य रूप से 2 तरह की किस्में पाई जाती है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। इसकी जो मुख्य किस्में हैं वो पंत सदाबहार है, पूसा सदाबहार है। जो संकर किस्में हैं पूसा हाइब्रिड 1 है, पूसा हाइब्रिड 2 है, पूसा हाइब्रिड 4 है। और हाल ही में केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र गोधरा से कम पानी में और अधिक लाइकोपीन गुण वाली किस्म विकसित की गई है, जिसका नाम है थार अनंत। तो किसान भाई इस किस्म को भी लगा सकते हैं। ये इनडिटर्मिनेट टाइप की किस्म है। इससे हमें प्रति पौधा 4 से 5 किलो कम पानी में फल मिलता है और इसका जो रंग है वो गहरा लाल होता है, जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड कंडीशन में भी 12 महीने हम टमाटर की खेती करते हैं, तो उसके लिए हमें जो मुख्य कॉमर्शियल किस्में हैं उसमें पूसा बहार है और दूसरी किस्म है GS 600। इनके अलावा भी कई किस्में हैं, लेकिन जो मुख्य कॉमर्शियल और अच्छी गुणवत्ता और अच्छी उत्पादकता वाली जो किस्में हैं वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में GS 600 और पूसा बहार है। खेत की तैयारी, पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। खेत तैयार करते समय हमें प्रति हेक्टेयर अच्छी गली हुई जुताई करते समय 20 टन से 25 टन गली हुई गोबर की खाद डालते हैं और अंतिम जुताई के समय 60 से 80 किलो MOP और 60 से 80 किलो DAP, 50% यूरिया की मात्रा जो कि 60 किलो यूरिया खेत में अच्छी तरह से मिला देते हैं। और बची हुई यूरिया की 60 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम 2 भागों में बांटकर 30 किलो के हिसाब से 2 बार 45 दिन बाद में और 60 दिन बाद में पौधों में डाल देते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार और उत्पादकता हमें अच्छी मिलती है। टमाटर की फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए रोपाई से पूर्व नर्सरी पौध को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित करके मुख्य खेत में रोपाई करनी चाहिए। मुख्य खेत को भी हम तैयार कर लेते हैं, जिसमें इसको पेड रो और सिंगल रो में लगाते हैं। पेड रो में लगाने के लिए उठी हुई 15 सेंटीमीटर बेड बनाई जाती है, जिसमें 90 सेंटीमीटर की चौड़ी बेड बनाई जाती है। दोनों तरफ उसमें ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है और सिंगल रो रखने के लिए हम 60 बाई 60 सेंटीमीटर पे इसको स्थानांतरित करते हैं। बेड पे लगाते समय हम एक बेड से दूसरे बेड के बीच में 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक जगह छोड़ते हैं, जिससे हम आसानी से आ जा सके और जो भी कल्चरल ऑपरेशन है, इसका ट्रेनिंग प्रूनिंग है, वो आसानी से किया जा सके, फलों की तुड़ाई अच्छे से की जा सके और अन्य जो कार्य हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। सिंचाई व्यवस्था, पौधा रोपाई के समय से फलों की तुड़ाई तक आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहें। ध्यान रहे कि खेत में जल जमाव ना हो, इसके लिए जल निकास की उचित व्यवस्था करें। इसके बाद में इसमें 45 दिन बाद में निराई गुड़ाई और मल्चिंग करते हैं, जिससे
घास की बढ़वार कम होती है, कम घास निकलती है। सहारे के लिए हम इसके सहारे 45 सेंटीमीटर पे, 1 मीटर पे और 1.5 मीटर पे हम तार खींचते हैं बम्बू के सहारे, और उसके बाद में हम सुतली से इसको बांध देते हैं, जिससे हमें अच्छी गुणवत्ता वाले फल अधिक मात्रा में प्रति हेक्टेयर मिलते हैं। इसके फलों की तुड़ाई हम 60 से 65 दिन बाद में शुरू कर देते हैं, और इसमें जो फलों को 4 अवस्थाओं में तोड़ते हैं, जो मार्केट की डिमांड होती है उस हिसाब से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमाते हैं। इससे आगे भी अच्छा लाभ मिलता रहे, इसके लिए आप पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध का उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कुछ जरूरी सावधानियां रखने की जरूरत है। इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर VN गौतम। आज हम किसान भाइयों बात करेंगे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। सबसे पहले स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हमें क्यों करना है, इस पर ज़्यादा चर्चाएं होनी चाहिए। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जो है हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं दूध के, उनको बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि हम स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करें। सबसे पहला घटक है कि आपको खाने के लिए पशुओं को क्या देना है। खाने के समय ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें कि जो थोड़ी सी भी हवा चलने पर या थोड़ी सी भी छींक आने पर जानवर के आपके दूध में जा सके। दस्ती दाने के अलावा जैसे किसान भाई कई बार अत्यधिक मात्रा में प्याज उत्पादन हो गई तो उसको पशु के सामने डाल देते हैं। अत्यधिक मूली का उत्पादन हो गया, पशु के सामने डाल देते हैं। अत्यधिक गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी का उत्पादन हो गया, वो भी पशु के सामने डाल देते हैं। और इससे अल्टीमेटली जो कंज्यूमर प्रोडक्ट आता है, हमारा दूध आता है, उस पर भी इसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी स्मेल आती है। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें, इससे भी आपका प्रत्यक्ष नुकसान होता है। हमारे कुछ पशुपालक भाई गाय तथा भैंसों का दूध निकालते समय लापरवाही करते हैं, जिसके कारण दूध की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ ऐसे दूध का सेवन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप दूध दोहन के समय कौन कौन सी सावधानी रखें, आइए जानते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन के विभिन्न घटकों में सबसे पहला घटक है कि पशु की साफ सफाई कैसे रखनी है। सबसे प्रथम कार्य, जैसे ही लाए हैं उसके पहले हम उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें, और उसके एन के पास जो थन है उसके पास गर्म पानी से उस जगह को साफ करें। नीचे कुछ डर्ट, डस्ट कुछ या गंदगी छपी हुई है उसको करें, और इसके पश्चात आपको साफ सूखे हुए कपड़े से पशु के थन को साफ करें। इसके पश्चात जब हम पशुओं को धोने जाते हैं उसको पूर्व में ही दोनों पीछे के पैर बांधते हैं। पैर बांधने के साथ साथ उसकी पूंछ भी बांध देनी चाहिए, क्योंकि पूंछ बार बार हिलाती है तो पूंछ से भी कचरे और कंटामिनेशन दूध में जाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि जानवर का जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए। जानवर के स्थान जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरे अन्य जो जानवर हैं वो आसपास के जानवर भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, या कहीं एक ऐसा स्पेस बनाना चाहिए जहाँ पर आप सेपरेट मिल्किंग कर सकें, जिससे कि दूसरे जानवरों का भी कंटामिनेशन ना आए। इसके बाद बात करेंगे दूध दोहने वाले ग्वाले की। ग्वाले को जब भी आप दूध दोहने के लिए बुलाते हैं, सबसे पहले दूध दोहन करने वाले ग्वाले के नाखून कटे हुए होने चाहिए तथा उसे अपने सिर पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। दूध निकालते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ग्वाले को पूर्ण हस्त विधि से ही दूध निकालना चाहिए। हाथों की गदेलियों में आसपास कुछ इस तरह के कटा फटा या कुछ ऐसा रोग ना हो जो कि आपके दूध दोहने के साथ साथ दूध में चला जाए। समय समय पर ग्वाले की भी हेल्थ स्टेटस देखना चाहिए। कई बार सर्दी, खांसी और फ्लू वगैरह जो आती हैं बीमारियां, उससे वो ग्रसित ना हो, नहीं तो वो कंटामिनेशन दूध में चला जाएगा। इसके बाद आपको जो ग्वाला है उसके प्रतिदिन के जो कपड़े हैं, जो सामान्य कपड़े हैं, उससे अलग होने चाहिए। जब वो दूध दोहने आता है उस साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए जो अलग रहें। इसके पश्चात बात करेंगे कि बर्तन किस तरह का होना चाहिए। जिस बर्तन में दूध दोहना है उसका मुंह छोटा हो तथा दूध दोहन से पहले उस पात्र की अच्छी तरह से धुलाई कर तेज धूप में सुखाएं और साफ कपड़े से पोंछकर ही दूध निकालें। दूध उत्पादन के पश्चात जब हम दूध कलेक्ट करते हैं, जब दूध हम ट्रांसफ़र करते हैं उस बकेट से, तो उस चीज़ में भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे किसी व्यक्ति का हाथ ना लगे, जो कि जिसके हाथ साफ ना हो, और सीधे डायरेक्ट उसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहिए जिसके हाथ साफ सुथरे हैं।
बर्तन हैं उनको सेपरेट करके धुलाई करनी चाहिए। धुलाई करने के पश्चात 2 से 3 घंटे धूप में रखें। इसके बाद पलटा करके रख दें, जिससे उसके अंदर का जो भी थोड़ा मोड़ा पानी बचा है वो पूरा ड्रेन हो जाए। जो दूध का भंडारण है, दूध के भंडारण में भी ये सावधानी रखनी है कि आसपास कोई ऐसा फीड गोडाउन ना हो, मच्छर मक्खी की जैसा स्थान ना हो जहाँ पे गंदगी हो और वहाँ पर हम कर रहे हैं। इससे भी हमारा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन नहीं हो पाएगा। उस जगह पर आप लगातार जो है मक्खियों की आवाक ना हो, इसलिए जालियां लगाएं और दिन में 2 से 3 बार उस जगह पर पोछे की व्यवस्था करें। जो फिनाइल वगैरह जो कीटाणुनाशक जो हैं उनका उपयोग हो, जिससे कि मक्खी मच्छर के पनपने की संभावना ना हो। और कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा देर इसका भंडारण ना करें, दूध का और कंज्यूमर तक तुरंत पहुंच जाए। तो इसलिए इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए कि तुरंत कलेक्शन के पश्चात वो तुरंत बढ़ जाए। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने अरहर की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों और रोगों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिनका समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप अरहर की फसल में कौन कौन से पौधे संरक्षण उपायों को अपनाएं, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JC गुप्ता। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में हमारे देश के किसान भाई अरहर की बहुत तादाद में खेती करते हैं और अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही, साथ ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसमें एक जो कीट है जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं फली भेदक या फली छेदक कीट। फली छेदक कीट है जो फली भेदक कीट है, यह कीट अरहर की फसल में जब फूल आता है तब इसकी तितली खेत के चारों तरफ आप घूमेंगे, निगाह करेंगे तो आपको उड़ती हुई दिखाई देगी और यह भूरे रंग की तितली अंडे देती है और अंडे जो फूल के पास और पत्ती पर दे करके चली जाती है और दूसरे जगह जा कर के फिर दूसरे पौधे पर फिर अंडे देती है। 3-4 दिन बाद अंडों से छोटी छोटी इल्लियाँ निकल जाती हैं और ये पहले शुरू में रस चूस करके और खा करके थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसके बाद फिर जैसे ही फली लगना शुरू होती है और ये फली में अंदर प्रवेश कर जाती है, छेद करके अंदर घुस जाती है और हमारे दानों को खाना शुरू कर देती है, जिससे अरहर की फसल में बहुत अधिक नुकसान होता है। इसका जो प्रबंधन करने के लिए या इसका नियंत्रण करने के लिए आप इसमें स्पाइनोसैड एक दवा आती है, स्पाइनोसैड दवा, ये दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। या क्विनोआल्फास दवा, यह दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है।
रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में वर्षा नहीं होने की संभावना है। रबी फसलों की बुआई से पूर्व खेत में 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालें, जो मृदा के भौतिक और जैविक गुणों को बढ़ाती है तथा मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। समय पर बोई गई बाजरा की फसल पकाव अवस्था की ओर अग्रसर है, अतः उचित पकाव अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। अरंडी की फसल में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए क्यूनोलफॉस 25 EC 1 लीटर का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मूंग की फसल पकाव अवस्था पर है, उचित पकाव अवस्था पर फसल की कटाई करें और अच्छी तरह धूप में सुखाकर ही दहाई करें। मोठ की फसल पकाव अवस्था पर है, अतः पकी फसल की कटाई करें, अच्छी तरह धूप में सुखाकर ही दहाई करें। मिर्च में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए फसल में मेलाथियोन 50 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सौंफ की बुआई के लिए खेत तैयार करें और RF 125, RF 143, RF 101 उन्नत किस्मों की बुआई करें। बीज दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। 30 किलो नत्रजन और 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय दें। तारामीरा की RMT 314 किस्म की बुआई करें। बुआई के समय 30 किलो नत्रजन और 15 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से दें। प्रति हेक्टेयर के लिए 5 किलो बीज उपयुक्त है और 2.5 ग्राम मैनकोजेब से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। दीमक की रोकथाम के लिए अंतिम जुताई के समय क्यूनोलफॉस 1.5% प्रति हेक्टेयर में डालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव जोपारा, जिला दौसा से स्वामी प्रसाद जी ने। आप अमरूद के बाग में उकटा रोग की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो स्वामी प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं।
और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।